क्या एक कंफ्यूज्ड प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं, या हम जनता ही कंफ्यूज्ड हैं कि उनको समझ नहीं पा रहे हैं? कभी प्रधानमंत्री 1947 में ले जा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री 2047 में ले जा रहे हैं, कभी विभाजन की विभीषिका की बात करते हैं और 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका दिवस मनाते हैं, तो कभी 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देते हैं, फिर बोलते हैं 2026 में कुछ और करेंगे। 2022 और 26 का जो टारगेट है बहुत नजदीक का होता है, तो फिर अब 2047 की बात करने लगते हैं। इस रूप में देखा जाए, यानी टारगेट लंबा दो ताकि वहां तक पहुंचते पहुंचते आधी जनता मर खप जाए। ऐसे ही पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं और हॉस्पिटल तो बनाना नहीं है, और उसके बाद पूछने वाला कोई रहेगा नहीं। ये माना जाए। अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, कवि है संपत सरल, हास्य कवि है वो। तो उनका एक वीडियो बड़ा वायरल होता है। तो कहते हैं कि मोदी जी ने शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया, 50 साल के लिए लोन लिया। तो 50 साल बाद जापान कहाँ होगा और भारत कहाँ होगा, बुलेट ट्रेन कहाँ होगी, वो किसी को नहीं पता है। तो अभी तक तो बुलेट ट्रेन की जो है पटरियां भी नहीं बिछी हैं। 50 साल के लिए लोन तो लिया जा चुका है। अब वो लोन कहाँ खर्च हुआ वो अलग का मसला है, शिंजो आबे कहाँ चले गए वो अलग का मसला है। तो हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत दिव्य सोच वाले हैं, तो इसको आप दिव्यांगता से मत जोड़ लीजिएगा, मतलब कतई भी दिव्य सोच वाले हैं तो वो दिव्य फैसले ही लिया करते हैं और दिव्य बातें किया करते हैं। प्रधानमंत्री राजीव जी असल में कंफ्यूज नहीं है और जनता भी कंफ्यूज नहीं है। प्रधानमंत्री चूंकि सच्चे स्वयंसेवक हैं, तो वो संघ के द्वारा जो प्रदत्त उनको शिक्षाएं हैं उसका पूर्णता पालन करते हैं। संघ जो है वो कभी भी एक भाषा में नहीं बोलता है, उसका असली एजेंडा होता है, वो छिपा हुआ रहता है। और उसके 20 लोग जो 20 तरीके की बातें करते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहे, जनता कंफ्यूज रहे कि संघ आखिर चाहता क्या है। तो प्रधानमंत्री अकेले जो है पूरे संघ की भूमिका जो निभा रहे हैं आजकल, वो 20 तरीके की बातें करते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहे कि प्रधानमंत्री आखिर चाहते क्या है क्या प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ने चूंकि सब कुछ स्वयं अपने में केंद्रित कर लिया है और एक अकेले सब पे भारी हैं, तो एक अकेले पूरे आरएसएस पे भी भारी हैं। तो आरएसएस को 20 लोगों के मुंह से कुछ कहवाने की आवश्यकता नहीं है। 20 बातें प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से स्वयं कह लेते हैं। तो अब पहले कहा गया था कि 2022 में जो है सबकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी किसानों की। अब 22 भी निकल गया, पता नहीं चला। लेकिन सवाल ये राजीव जी कि अगर ये परंपराएं ऐसी पड़ती नहीं और बताया जाता है ये परंपराएं हैं कि वो राजतंत्र स्थापित किया गया, तो कल को परंपरा ये ना बन जाए कि जो है वो शॉल लेकर के पाकिस्तान भी जाना है भारत के प्रधानमंत्री को, और पाकिस्तान से आम आने हैं यहाँ। तो ये भी जो है वो परंपराओं में लिखना दिया जाए कि इस परंपरा का भी पालन किया जाना है, क्योंकि परंपराएं तो ऐसी बना करती हैं। और राजघरानों की परंपराएं तो बिल्कुल ऐसी बना करती हैं कि सारे कायदे कानून तोड़ करके शॉल ले जाई जाती है, आम लाए जाते हैं। तो अब ये शॉल और आम जो है मुझे लगता है ये भी परंपराओं में शामिल जो है वो हो ही जाएंगे, और देश जो है देखेगा आगे आने वाले समय में कि शॉल जो है वो भिजवाई जानी है आप पाकिस्तान को। सब मिला के राजीव की कुल मिला के ये है कि विपक्ष का जो ये हमला है, आप कह लीजिए कि विपक्ष जिस तरीके से घेर रहा है। एक तो राजीव जी अगर आपने कुश्ती कभी देखी हो तो पहलवान जब लड़ाई लड़ते हैं और एक पहलवान जो होता है वो शरीर में बहुत ज्यादा तेल मल करके आता है, इतना ज्यादा तेल मल करके आता है कि आप उसको पकड़े तो वो जो फिसल जाए हाथ में से। तो प्रधानमंत्री जो है वो अखाड़े में उसी पहलवान की तरह आते हैं जो शरीर पे जो है बहुत ज्यादा तेल मल करके आता है ताकि सामने वाला पहलवान जो है वो पकड़े तो वो उसकी पकड़ से निकल के बाहर चले जाए। तो प्रधानमंत्री अपनी तरीके से तेल काफी मल के आए हैं अपने शरीर पे। अब देखना यह है कि इस मल्ल युद्ध में जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, विपक्ष जो है वो इस मल्ल युद्ध में लोकतंत्र बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है, या प्रधानमंत्री जो है वो उसकी गिरफ्त से निकल कर भाग जाते हैं, ये देखना जो असली चीज होगी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से हमला बोला है राजीव जी, गर्ग साहब ने बिल्कुल सही कहा, प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ जो है एक संसद भवन के उद्घाटन का मसला नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि ये जो है सिर्फ संसद भवन के उद्घाटन का मसला नहीं है, और अगर सिर्फ संसद भवन के उद्घाटन का मसला होता तो विपक्ष की निंदा की जा सकती थी कि इसका जो है वो निंदा की जानी चाहिए, अच्छी चीज बन रही है, नई चीज बन रही है, नया विजन है उसमें प्रधानमंत्री का, नई कुर्सियां लगी हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी, और पता नहीं वो दीमक का जो उसमें पेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, दीमक की दवा लगी है कि नहीं लगी है, वो सब बातें है वो तो जब समय आएगा तब मालूम पड़ेगा।
छत तो नहीं चूह रही है वो भी मालूम पड़ेगा पहली बरसात में जो है, क्योंकि बहुत से भवन बनते हैं और पहली बरसात में चूहने लगते हैं। हाईवे बने हैं बहुत सारे, वो पहली बरसात में धंस जाते हैं। तो ये बरसात होगी तब मालूम पड़ेगा वो तो, जब मानसून सत्र आएगा संसद भवन में कहां का पानी टपक रहा है कहां का नहीं टपक रहा है, वो अलग की बात है। लेकिन विपक्ष की जो बात है राजीव जी, वो निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी को बचाने की बात है। और मुझे लगता है कि जो 19 से 21 दल हुए हैं, इन्होंने समय रहते प्रधानमंत्री मोदी की असली मंशा को भांप लिया है। जो गर्ग साहब कह के गए हैं कि अगले 9 से 10 महीने के अंदर आप जो है प्रधानमंत्री का असली स्वरूप देखेंगे, तो उस असली स्वरूप को इस विपक्ष ने पहचान लिया है। मुझे लगता है कि जो लोग जाने की गलती कर रहे हैं और उसका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री के स्वरूप को पहचान लेना चाहिए। देश का पता नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो वास्तव में खतरे में मालूम पड़ती है राजीव। जी जी, खतरे में। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप किस रूप में देख रहे हैं अगले 9-10 महीने को? क्या आप भी असली प्रधानमंत्री को देखने जा रहे हैं? देखिए राजीव जी, जो अमलेंदु जी ने कहा कि विपक्ष की परीक्षा है कि लोकतंत्र को बचा पाता है कि नहीं, वास्तविकता में देश के एक एक नागरिक की परीक्षा है कि वो लोकतंत्र को बचा पाता है कि नहीं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि वो लोकतंत्र के प्रति सजग हैं, और जनता ने बताया विरोधी दल और विरोध पक्ष जो है उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है नागरिकों का। कर्नाटका की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो तत्पर हैं। ये हमारा दायित्व है, ये मेरा देश है, ये हमारा देश है, ये आपका देश है। इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, गौरव को बचाने के लिए ये मेरा कर्तव्य है, ये आपका कर्तव्य है जिसका निर्वहन आप कर रहे हैं। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बचाने के लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और देखिए वास्तविकता में ये बड़ा अवसर है हमारे पास राजीव जी। हम उस जमाने में पैदा हुए हैं जब देश आजाद हो चुका था। जो हमारे पूर्वजों ने और पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अपने खून दे दे के लड़ाई लड़ी थी, फांसी पे लटके थे, लाठियां खाई थी, जेल के अंदर गए थे, बर्फ की सिल्लियों पे लिटाए गए थे। हम तो कम से कम उतना ताप और संताप नहीं सह रहे हैं। ये देश को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया था, ये आज समय हमारा है। परीक्षा मेरी है, आपकी है, ये देश के एक एक नागरिकों की है। और जो लोग आज खड़े हैं तानाशाही की तरफ, आज जो खड़े हैं लोकतंत्र को और बेटियों को नहीं बचाने की तरफ, आज जो निरंकुशता की तरफ खड़े हैं, वो लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि देश की प्रथम महिला, जो हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं, उनसे और नंबर 2 से, जो नंबर 2 के नागरिक हैं, उनसे आप उद्घाटन नहीं करा रहे। बेटियां 1 महीने से जाते जंतर मंतर पे संघर्ष कर रही हैं, वहां पे मच्छरों से काटी जा रही हैं, उनको सताया जा रहा है। और जो लोग इस समय देश के, तो फिर वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है राजीव जी, कुछ लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे और कुछ लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। आज मैं अपने जीवन के संध्या काल में, क्योंकि मुझे भगवान ने यह अवसर दिया है कि मैं लोकतंत्र की रक्षा करूं, भारत के गौरव की रक्षा करूं, इसलिए इस गौरव की रक्षा करने के लिए अंतिम श्वास तक मैं संघर्ष करूंगा। और आप जैसे लोग जो इस संघर्ष में साथ देंगे, उनका भी अभिवादन करके उनका धन्यवाद राजीव जी करूंगा। जी, हम लोग बस बातें करते हैं और संघर्ष तो पूरी जनता कर रही है और समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है और कैसे घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या ये माना जाए सुनील शुक्ला जी कि पीएम इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चौतरफा घिरे हुए हैं? बिल्कुल, इसलिए कि जो देश के सामने समस्याएं हैं, देश के विपक्षी दल जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, देश के भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों ने जो सवाल खड़े किए हैं, अगर आप उन मुद्दों का जवाब नहीं देते, आप उन मुद्दों का जवाब देने के लिए अपने को आप जिम्मेदार नहीं मानते, गोया कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अगर इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं, उस खतरे को लेकर के पूरा विपक्ष है वह सशंक है और वह अपने सवाल खड़ा कर रहा है, और आप आम लोगों को विश्वास में लेने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, गोया कि आप घिरे हुए हैं। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था संकट में है और आप उस अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई पहल करते हुए नहीं देखते, और आप ये भी बताने की स्थिति में नहीं है कि नहीं, जो जिस संकट की बात विपक्ष कर रहा है वह कितना गैर वाजिब है या वाजिब है,
और आपके पास कोई तथ्य नहीं है, गोया कि आप घिरे हुए हैं हर तरफ से। आप कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष देश के भीतर से उठते हुए सवालों का अगर वह जवाब नहीं देता, अगर उसके पास उन चीजों का उत्तर नहीं है, उन विषयों पर अगर वह आम इस देश के सामान्य नागरिकों को विश्वास में लेने की स्थिति में नहीं है, गोया कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ। ये सवाल सामान्य मुद्दे नहीं है। संसद भवन का उद्घाटन, नए संसद भवन का उद्घाटन और उस उद्घाटन में विपक्षी दलों का शामिल न होना, उसका बहिष्कार करना, ये केवल इतनी सी बात नहीं है। बात केवल है कि इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं, देश की लोकतांत्रिक परंपराओं, देश की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार कर क्या रही है। सरकार होती किस बात के लिए है? सरकार केवल इस बात के लिए थोड़ी होती है कि चुनाव जीत जाए, चुनाव हार जाए। अगर चुनाव जीतना और हारना ही कोई मापदंड होता तो हम समय समय पर देश में चुनाव प्रक्रिया में संशोधन या सुधार की बात क्यों करते हैं? जिन लोगों को, जिस तरह के लोगों को आप चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने की बात करते हैं, वो चुनाव जीत के ही आते हैं ना। जनता उनको वोट देती है तो जीत के आते हैं, बावजूद इसके सवाल उठते हैं कि साहब सब चुनाव प्रक्रिया में संशोधन होना चाहिए, चुनाव के आयोजन में संशोधन होना चाहिए, इन तरह के लोगों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर होना चाहिए। क्यों इस तरह के सवाल पैदा? क्यों सवाल केवल चुनाव और जीतना ही नहीं है, चुनाव हारना ही महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव के जीतने और हारने के आधार पर किसी राजनीतिक दल, किसी सरकार के गठन को आप औचित्यपूर्ण नहीं समझा सकते। भाई पुतिन साहब चुनाव जीत करके ही आए हैं, वो कहीं से आयातित व्यक्ति थोड़े हैं, उस देश के ही नागरिक हैं, उन लोगों ने उनको मतदान किया हुआ है। क्या आप स्वीकार कर लेंगे उसको? जिस तरह की गतिविधियों में शामिल है या जिस तरह का उनका विरोध होता है, इसलिए आप इस बिना पर आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक चुनी हुई सरकार है, उस चुनी हुई सरकार को ये निर्णय लेने का अधिकार है। चुनी हुई सरकार को विमर्श के साथ निर्णय लेने का अधिकार है। चुनी हुई सरकार को इस देश के राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर के निर्णय लेने का अधिकार है। और जो राष्ट्रीय मसले हैं, यह नई संसद भवन बने उस पर भी कोई विमर्श नहीं हुआ, कहां बने इसे कोई विमर्श नहीं हुआ, उसका स्वरूप क्या हो इससे विमर्श नहीं हुआ, उद्घाटन को लेकर के कोई विमर्श नहीं हुआ। अगर लोकतंत्र में विमर्श की प्रक्रिया को, विमर्श की स्थिति को आप खत्म कर देंगे तो किस लोकतंत्र को आप मजबूत कर रहे हैं? और प्रशांत जी ने कहा पीआईओ का पद ही खत्म हो गया। प्रशांत जी, अब वो पीआईओ का पद नहीं रह गया, वो नया पद दे दिया गया और इस तरह का पद दे दिया कि वो व्यक्ति वहां जाता है उसको खुद पता नहीं होता कुछ क्या है। ऐसे लोग उस प्रक्रिया में शामिल कर लिए गए हैं जिससे कि जो संस्थागत व्यवस्थाएं थी उनको कमजोर कर दिया गया। संस्थाओं को कमजोर करके आप देश को मजबूत नहीं कर सकते। संस्थाओं में के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाए बगैर आप उसकी व्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते। निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किए बगैर आप संस्थाओं को मजबूत नहीं कर सकते। कम से कम लोकतांत्रिक संस्थाओं को आप मजबूत नहीं कर सकते। और अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करते हुए नहीं दिख रहे हैं तो आप चारों तरफ से घिरे हुए। ये सवाल नहीं था जो बात कर रहे थे गर्ग साहब कि हम नए प्रधानमंत्री को, ऐसा नहीं था कि लोग जानते नहीं थे, लेकिन लोग यह मान के चल रहे थे कि जो आपने आश्वासन दिया है कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, हम उस नारे के साथ आपके साथ थे। जब वो नारा धीरे धीरे अपना असर खोता चला गया, उस नारे के नाम पर तमाम गैर भारतीय चीजें लादने का प्रयास की जाने लगी, तब लोग खुल के सामने आ गए। ये सभी राजनीतिक दल नई सरकार के साथ थे। और अगर ये कोई भी सरकार नए भारत के निर्माण की बात करेगी तो ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल उसके साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन अब गुमराह करके थोड़े लोगों को ला सकते हैं। और ये सही है कि जो जिस तरीके का विपक्षी दलों में एकता हुई है, बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। ऐसे राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार हुए हैं जो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, अपने अपने मुद्दों उन्होंने अलग निर्धारित कर लिया था। लेकिन उनके सामने बड़ी समस्या आ गई कि वह अपना राजनीतिक हित देखें कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखें, इस देश के संघीय व्यवस्था को बचाने का प्रयास करें या अपने राजनीतिक हितों को महत्व दें। इन तमाम चीजों को अगर अपने निजी और जाति राजनीतिक हितों के अवहेलना करके जिस तरीके से बड़े पैमाने पर और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल एक साथ आए हैं, यह देश के राजनीतिक भविष्य का संकेत करते हैं। यह इस बात का संकेत करते हैं कि देश का बड़ा आवाम, बड़ा तबका, बड़ी संख्या लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। वो झांसे में आने वाली नहीं है जिस झांसे में आप लाने का प्रयास कर रहे थे। कर्नाटक में आपने क्या किया? ये कोई पहली बार थोड़ा है कि आप काल्पनिक चरित्र खड़ा करते हैं।
कर्नाटक में आपने टीपू सुल्तान को मारने वाले 2 नए चरित्र आपने पैदा कर दिया। क्या कर्नाटक राज्य ने उसको स्वीकार कर लिया? कर्नाटक के नागरिकों ने उसको स्वीकार कर लिया। आप एक नया जो राजदंड लेकर के चले आए, अगर क्या इस देश के लोग नागरिक स्वीकार कर लेंगे? जो चीज है ही नहीं है, जो चीज परंपरा में, इस देश को आजादी तब मिली जब यूनियन जैक हटाया गया और भारतीय तिरंगा फहरा दिया गया। यह ऐतिहासिक घटना है। किसी वस्तुओं के लेन देन से इस देश में सत्ता नहीं बदली है। इस देश में सत्ता परिवर्तन के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया। यह तथ्य है। राजदंड बदल देने से इस देश के में आजादी नहीं मिल गई। कोई वस्तुओं के लेन देन से नहीं बदल गई। कुछ धार्मिक लोगों के मध्य पड़ देने से इस देश में लोकतंत्र नहीं आ गया। यूनियन जैक इस देश के लोगों ने हटाया है और उस यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगे झंडे को फहराने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों ने त्याग दिया, अपने सर्वोच्च बलिदान किया हुआ है। आप इन चीजों को झुठला नहीं सकते। और ये तो नए नए कृत्रिम चरित्र बनाने का इस भारतीय जनता पार्टी को एक आदत सी है। अभी तत्काल आप कर्नाटक के इतिहास में कर्नाटक के चुनाव में आप देख लीजिए। सवाल है कि आपके कहने से और आपके बताने, अगर आपके पास, आप 28 फरवरी का दिन आपने क्यों चुना, आप क्यों नहीं बताते हैं? अगर आपके मन में कोई बात है, क्या आप बता सकते हैं कि हम उस देश से चल करके आए हैं जिस व्यक्ति का जन्म 28 फरवरी को हुआ था, और दुनिया में आप वही सम्मान पा जाएंगे? हम और दुनिया में इसलिए सम्मान हमारा और आपका और हमारे देश के नेताओं का है कि हम कहते हैं कि महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के देश से हम आए। इस बात के लिए हम जाने जाते हैं। हम उस देश से आए कि हमने लोकतांत्रिक परंपराओं को बचाए रखने के लिए तमाम तरह के संघर्ष किए हैं और तमाम तरह के बलिदान दिए। और अगर आप देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करने का प्रयास करेंगे, लोगों की अभिलाषाओं के साथ आप खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे, लोगों के सपनों को आप छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, तो यकीन मानिए आपके राजनीतिक मंतव्य पूरे नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक मंतव्य और क्या उसी के तहत जो कुछ हो रहा है, जो राजनीति चल रही है, क्या इस राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो चुके हैं? आपको लगता है संजय जी कि यहाँ पीएम एक्सपोज हो चुके हैं, भाजपा एक्सपोज हो चुकी है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम, भाजपा, संघ परिवार पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है कि क्या वो